अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में जब पहली बार सिंध आया तो उसका वास्ता एक ऐसे शहर से पड़ा जिसकी फसीलें बहुत बुलंद थी और लोग बड़े बाहिम्मत थे। कहते हैं 1 महीने तक उसने मुहासरा किए रखा, लेकिन ना लोगों के हौसले पस्त हुए और ना शहर फतह होने की कोई सूरत नज़र आई। उस ज़माने में बारूद नहीं हुआ करता था, बल्कि मंजनीकें थीं जो बड़े बड़े पत्थर फेंका करती थी और उनकी मदद से किलों की दीवारों को तोड़ा जाता था। इस 1 महीने में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजों ने उन मंजनीकों की मदद से हर मुमकिन कोशिश की कि इस शहर की फसीलों को तोड़ लिया जाए, लेकिन कहा यह जाता है कि मुसलसल गोलाबारी या बल्कि संगबारी कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इसके बावजूद भी फसीलें नहीं टूटी। उसने हरकारे दौड़ाए कि आखिर इस शहर में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये शहर की फसील क्यों नहीं टूट रही, या शहर फतह क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अरबों की जवामर्दी और बहादुरी से किसी को इनकार नहीं था। उस वक्त तक चौथाई से ज़्यादा दुनिया वो फतह कर चुके थे और सिंध का मार्का कोई इतना बड़ा मार्का नहीं था जिसे पूरा ना किया जा सकता। जो उसने मुखबर या हरकारे छोड़े, उनमें से एक मुखबर ने उसे इत्तला दी कि इस शहर में एक मंदिर है, अगर उसे गिरा दिया जाए तो शहर के लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि उस मंदिर की ऊंचाई 320 फुट थी, यानी 120 गज़। तोहफ़तुल कराम में भी यही ऊंचाई लिखी गई है, अली शेर खान ठठरी की जो किताब है। इसी तरह मुमताज़ खान ने ये जिक्र किया है कि उस मंदिर पर एक झंडा लहराता था जिसका रंग सुर्ख हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम को बताया गया कि अगर ये झंडा किसी तरह गिर जाए, या ये गुंबद जिसे हम वैसे तो शिकारा बोलते हैं जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, लेकिन गुंबद आप समझ लें कि जब तक ये गुंबद मौजूद है और ये झंडा मौजूद है, ये शहर सरनगू नहीं होगा। उसके पास जो मंजनीकें थी उनमें से एक मंजनीक का नाम था अल अरूस। बहुत बड़ी मंजनीक कहते हैं थी और बड़े भारी पत्थर फेंका करती थी। उसने जो अल अरूस का तोपची या निशानेबाज था उसे बुलाया और ये कहा कि तुमने हर हाल में इस गुंबद को गिराना है और इस झंडे को सरनगू करना है। कहते हैं कि उसने ताक कर निशाना लगाया, एक तो खैर नहीं लगाया, कई एक लगाए होंगे, लेकिन बिल आखिर वो उस गुंबद को और झंडे को गिराने में कामयाब हो गया। और जैसे ही वो कामयाब हुआ, यानी वो झंडा गिरा, शहर के लोगों के जो हिम्मतें थी वो भी जवाब दे गई और उन्होंने हथियार डाल दिए। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम उस शहर के जनूबी दरवाजे से, जो उस ज़माने में समंदर की तरफ खुला करता था, अंदर दाखिल हुआ। कुछ तारीखदानों ने लिखा है कि यहाँ लूट मार भी हुई, 3 दिन तक इस्लामी फ़ौजों ने लूट मार की और लोगों को कत्ल भी किया, लेकिन बाज़ किताबों में इसकी नफ़ी की गई है और उस शहर का नाम था बम्भोर। मैं आज उसी बम्भोर के उस मंदिर के खंडरात में खड़ा हूँ जिस मंदिर को तोड़ने के लिए या उसका झंडा गिराने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपने संगबारों या संगबाजों को खुसूसी हुक्म दिया था कि इसे गिरा दिया जाए। ये शिव का मंदिर था, शिव टेम्पल का बोर्ड अभी इससे बाहर लगा हुआ है, इसकी खुदाई की गई है और अब ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये तो नहीं पता कि उसमें कमरे कितने थे, क्या उसका ढांचा था, लेकिन बहरहाल उसकी बुलंदी ज़रूर बताई गई है। और ये एक मंदिर की वजह से यूँ कह लें कि सिंध की फतह का आगाज़ हुआ। ना वो मंदिर गिरता और ना अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला फतह होता और ना इस्लामी फ़ौजों को फिर आगे अरोड़ और नैरोन कोट और सेवन के इलाके फतह करने का मौका मिलता। ये बम्भोर का किला कोई 65 किलोमीटर दूर है कराची से और 40 से 45 किलोमीटर का फासला है ठट्ठा से। इस वक्त हालांकि मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहाँ गर्मी है और शदीद गर्मी है। मेरे साथ अली मोहम्मद साहब होंगे जो यहाँ इस साइट को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मैंने कहा कि मुझे बम्भोर का किला घुमाएं फिराएं और बताएं कि कौन कौन सी जगह यहाँ मौजूद हैं। वही मुझे लेकर यहाँ मंदिर आए हैं, क्योंकि मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं सबसे पहले उस मंदिर को देखना चाहता हूँ जहाँ से फतह सिंध का आगाज़ हुआ। ये चूँकि इस इलाके में मुसलमानों की पहली फतह थी, इसलिए इस खित्ते को या सिंध को बाबुल इस्लाम या इस्लाम का दरवाज़ा करार दिया गया। और फिर 8वीं सदी से 13वीं सदी तक मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की, जिसके बाद मुकामी कबाइल ने इन हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें सुमरे, सम्मा और बाद में अरगोन, तरखान और फिर मुग़लों तक बात पहुँचती है। लेकिन मैं चूँकि बम्भोर में मौजूद हूँ, ज़्यादा बात करेंगे सिर्फ बम्भोर की। अली मोहम्मद साहब मुझे बम्भोर के मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे। ये मंदिर, इसका मैंने आपको बता दिया है कि ये वो मंदिर था
जिससे फतह सिंध का दरवाज़ा खुला, इसे गिराया गया। अल-उरूस नामी तोप, कुछ मौरखीन ने उसका नाम यही लिखा है, लेकिन कुछ मौरखीन ने लिखा है कि सिर्फ मंजनीक। लेकिन मुझे जो मैंने सरकपाई की उससे मुझे पता चला कि जी उस मंजनीक का नाम अल-अरूस था। तो यूँ कह लें अल-अरूस कहते हैं दुल्हन को, यानी अरबी ज़बान में, तो यूँ कहने कि वो मंजनीकों की दुल्हन थी। ये मैं बाहर आ गया हूँ, ये शिवा टेम्पल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से शिवलिंग भी मिला और यूनी भी मिली और फिर उसे अजायब घर में महफूज किया गया। हम अली मोहम्मद साहब से कहते हैं कि वो हमें बम्भोर के किले के जो बाकी मानदा हिस्से हैं उनके बारे में तफसील से बताएं। मैं चूँकि बाहर से आया हूँ और आप भी मेरी तरह नए हैं, लिहाजा वो जो चीज़ें बताएंगे कि यहाँ ये चीज़ थी या ये चीज़ थी, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मुस्तरद होगी। आइए बम्भोर का एक विज़िट करते हैं। मेरा नाम शाहिद महमूद है। मैं यूके के शहर ग्लासगो से आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक अरसे से गिलानी लॉग्स रेगुलरली देख रहा हूँ, उसे पसंद कर रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब व्यूअर्स से गुजारिश है कि गिलानी साहब के व्लॉग्स को देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक इल्म है, गिलानी साहब का ये एक मिशन है। आए उनके इस मिशन में दामे दिल में सुखने, उनकी मदद करें। गिलानी साहब अपने इस मिशन की तकमील के लिए पाकिस्तान के गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया सफ़र करते हैं, जो कि आपको पता है इस महंगाई के दौर में एक बहुत महंगा शौक़ है। तो आए गिलानी साहब के दस्तों बाजू बने और ताकि वो अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते जाएं। थैंक यू। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रूशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। एक रवायत ये भी बताई जाती है कि बम्भोर के इस मंदिर की हिफाजत 50 देवता किया करते थे। ये उन लोगों का अकीदा था जो बम्भोर के शहरी थे। लेकिन जब वो गिरा तो उसके बाद ना कोई देवता उसकी हिफाजत के लिए आया, ना उसे बचाया जा सका, और वो मंदिर सिंध की सरजमीन पर तबाह किए जाने वाला मुसलमानों के हाथों सबसे पहला मंदिर था। कुछ लोग बम्भोर की तारीख को अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ भी जोड़ते हैं। उनका कहना यह है कि बम्भोर शहर अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में आबाद हुआ। लेकिन मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी यहाँ आया ही नहीं। वो एक सफ़रनामा, उसका जो अहवाल दिया जाता है कि उसने दरिया जेहलम से अपना सफ़र शुरू किया, फिर वो चनाब में आया, मुल्तान के करीब दरिया सिंध में उस पर हमला हुआ जिसमें उसे एक जहरीला तीर लगा जो उसकी मौत का सबब बना। उसने एक शहर आबाद किया था, यानी एक फौजी छोनी आप कह सकते हैं उसे, वो किया था पटाला के मकाम पर। तो कुछ मुबर्रिखीन ने लिखा है कि वो पटाला ही दरअसल बम्भोर था। ऐसा नहीं है, बम्भोर पटाला नहीं था, बल्कि पटाला जो मौजूदा हैदराबाद है इसके आसपास का कोई इलाका था। वहाँ उसने वो फौजी छोनी बनाई थी और समंदर के रास्ते उसकी फ़ौज को ले जाने की जिम्मेदारी उसका जो अमीरुल बहर था, यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आप कह सकते हैं, उसका नाम था न्यारकस, एडमिरल न्यारकस, उसकी जिम्मेदारी थी। वो कश्ती नुमा जहाज़ जो थे या जंगी बेड़ा जो था उसकी क़यादत करता हुआ यहाँ पहुँचा था, इस इलाके में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कहते हैं 16 शाखें थी सिंध का डेल्टा, दरियाए सिंध का ये 7वां बड़ा डेल्टा है दुनिया में। अब भी घारों की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर आप उन्हें गौर से देखें, काश कि मैं वहाँ जा सकता, तो वहाँ जो पत्थरों का कटाव है उससे लगता है कि यहाँ कभी पानी बहा करता था। तो उन 16 शाखों में से एक शाख में न्यारकस दाखिल हुआ था। मुमकिन तौर पर बम्भोर वो जगह हो जहाँ उसके जहाज़ आकर लंगर अंदाज हुए थे। और उसके साथ जो हादसा हुआ था वो ये था
कि एक समंदर भी चुका था, उतार चढ़ाव होता है रात के वक्त। कहते हैं जैसे जैसे चांद बुलंद होता है वैसे वैसे समंदर की लहरें भी बुलंद होती हैं। चांद के साथ समंदर को अल्लाह ताला ने कोई ख़ास इश्क रखा हुआ है दोनों में, और जैसे चांद जवाल को आता है यानी 15-14 के बाद, तो फिर समंदर भी पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ भी कोई यही सूरत हाल थी कि जब उसके जहाज़ यहाँ लंगर अंदाज हुए तो समंदर का पानी अचानक उस शाख के अंदर आया और उसके जहाज़ों को बहुत बुरी तरह उछाला, इस हद तक उछाला कि वो जहाज़ आपस में टकराए और उनमें से कई जहाज़ों में तोड़ फोड़ हुई। कहते हैं कि दर्जनों जहाज़ उसके तबाह हो गए। तो और जब सुबह उठे तो पानी वापस जा चुका था, यानी जब चांद ढल गया, सूरज निकलने वाला था, तो पानी वापस चला गया था। तो वो वाक़या जो है मुमकिन तौर पर बम्बोर के इलाके में ही पेश आया हो, लेकिन वो बम्बोर नहीं था। उसकी वजह यह है कि न्यारकस जुलाई 325 कबल मसीह में, मैं आपको कोई मुसद्दक़ा तारीख नहीं बता सकता, लेकिन महीना उसका जुलाई 325 कबल मसीह है। और अलेक्जेंडर पटाला से खारान डेजर्ट, मैंने चोलस्तान के बिलाग में आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो सहरा हैं उनमें से एक सहरा का नाम खारान डेजर्ट भी है, और वो बहुत खौफनाक सहरा है, ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में। तो गर्मी का ज़माना था, वो उस डेजर्ट के रास्ते यानी सहरा के रास्ते ईरान जाना चाहता था, सूस, जहाँ उसने फिर जाकर बाद में इज्तिमाई शादियाँ भी की। ख़ुद भी जो है वो जो डैरियस जिसे हम दारा कहते हैं, बाद लोग दारियोश भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे डैरियस लिखा है। डैरियस की बेटी शहजादी सत्रा से उसने शादी की, वो सूस में ही उसकी शादी हुई थी। उसका एक बहुत गहरा दोस्त था हपासचन, कहते हैं कि वो दोनों बचपन के साथी थे, और बाद लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो हम जिन्स परस्त थे, लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन से परस्त थे या कौन से नहीं थे। लेकिन हपासचन और अलेक्जेंडर की शादियाँ उसी सूस शहर में अंजाम पाई थी। तो न्यारकस जब यहाँ से गुजरा यानी जुलाई 325 कबल मसीह में, तब ये इलाका बेआबाद था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी। ये बम्बोर उसके कम अज़ कम भी अगर लगाया जाए तो 200 साल के बाद सीथियो पार्थियन जो लोग थे उन्होंने इसे आबाद किया था। लिहाजा अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ इस शहर को जोड़ना गलत है। जिन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस शहर को अलेक्जेंडर ने आबाद किया किसी भी तरीके से, फौजी छोनी बनाई हो या कोई और चीज़ हो, वो गलत है, दुरुस्त नहीं है। बम्बोर का अलेक्जेंडर द ग्रेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत आम सी बात है कि हम जब दरा खैबर से शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर और यहाँ कराची तक जब पहुँचते हैं तो हर पुरानी चीज़ को अलेक्जेंडर के नाम के साथ मंसूब कर देते हैं, ये गलत है। ये सीथियो पार्थियन का शहर था, और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 4 अदवार जो है उनकी निशानियाँ यानी उनके खंडरात मिले हैं। पहले जो खंडरात है वो सीथियो पार्थियन के थे, जो पहली सदी कबल मसीह से आप कह सकते हैं कि दूसरी सदी ईसवी या ज़्यादा 3री सदी ईस्वी। उसके बाद बुद्ध मत का हमें ज़माना मिलता है। यहाँ जो सिंध पर हुक्मरान था राजा सांसी, वो बुद्ध मत का पैरोकार था, और सुंदरी उसी की जो है वो दुल्हनिया थी या रानी थी, जिसके साथ फिर उसके वज़ीर चच का मुआशका हुआ। चच ने उसके जहर दिया सांसी को, रानी सोनरी के साथ मिलकर उसकी मौत हो गई, और फिर सोनरी ने, या सोनी कहते हैं उसे, जो भी आप कह लें, सोनरी भी सिंधी में जो है वो सोनी को ही कहा जाता है, उन दोनों की शादी कर ली। चच राजा बन गया, ब्राह्मण था, यानी पहली और आखिरी हिंदू बादशाहत राजा चच ने कायम की थी। चच की पहली बीवी से था राजा दाहिर। सोनरी का बेटा बाद मकामात पर लिखा हुआ है, लेकिन बाद जगहों पर लिखा हुआ है कि चच की पहले भी शादी थी, और दाहिर और चंद्र चंद्र उसका भाई था। राजा दाहिर और धरसीना ये 2 बेटे थे। राजा दाहिर से पहले उसका चचा चंद्र बादशाह बना जब चच मर गया, और चूँकि चंद्र लावल था लिहाजा राजा दाहिर को बादशाहत मिली, और वो आखिरी महाराजा था सिंध का हिंदू। धरसीना चित्तौड़ का महाराजा था। कहा यह जाता है कि उसने भी फौज कशी की थी जब दाहिर ने तख्त संभाला अपने भाई के पीछे, या जब चचा ने जो है वो तख्त संभाला था तब, लेकिन वो उसे नाकामी हुई थी। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया तो उस वक्त यहाँ हिंदुओं की ही हुकूमत थी, लेकिन बुद्ध मत उससे पहले गुजर चुके थे। तीसरा दौर मुसलमानों का दौर था, 8वीं सदी में शुरू हुआ और फिर 13वीं सदी ईस्वी तक वो जारी रहा। 13वीं सदी ईस्वी में जो खिलाफत बगदाद थी उसकी गिरफ्त यहाँ कमज़ोर पड़ गई, और जो मुकामी लोग थे यानी जो सिंध के रहने वाले थे, जिनमें सम्मा, सुमरो, ये इनके हाथ हुकूमत आई। और ठट्टा, जिसे आज कोई पूछता नहीं, एक अकेला और मैं तो यही कहूँगा कि लावारिस शहर है, लेकिन एक ज़माने में ना कराची था, ना ठट्टा था, और हैदराबाद था। ठट्टा सबसे बड़ा शहर था और सिंध का दारुल हुकूमत हुआ करता था। फिर जो है वो सम्मों के बाद फिर यहाँ 13वीं सदी के लगभग ये शहर उजड़ा।
यानी यूँ कह लें कि 1300 साल तक इस शहर का अरूज रहा और फिर इसने जवाल भी देखा। अब जो कुछ बाकी बचा है वो खंडर हैं, पत्थर हैं, जली हुई घास है, पुराने जो घर हैं उनकी बुनियादें रह गई हैं। सिर्फ निशानदेही की जा सकती है कि यहाँ कोई दरवाज़ा था, यहाँ कोई घर था, यहाँ हाथी दांत का कारखाना था, ये झील थी। अब बंबोर की वो रौनकें नहीं रह गईं जो 1300 साल तक रहीं और फिर ख़त्म हो गईं। मेरे नाज़रीन को इस बात का इल्म है कि जो दोस्त मेरे साथ जाते हैं व्लॉगिंग पर, मैं हमेशा उन्हें मुजाहिद कहकर पुकारता हूँ और ये भी बताता हूँ कि चूँकि मेरा तो ये काम है, लेकिन मेरे साथ जाने वाले अपने कामों में से वक्त निकाल कर मेरे साथ जाते हैं। हम हैदराबाद से 4 अफराद मुझ समेत आए हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं नवीद फौहर साहब, और इन्होंने मुझे इतना मुतासिर किया है कि मैं सारा दिन कोई भी ज़ात होती थी तो मैं साथ जो है वो पावर लगा देता था उसके। तो ये ड्राइविंग सीट पर है माशाल्लाह। पीछे जो है वो ये राहिल शेख साहब बैठे हुए हैं, मेरे मेज़बान अली शेख साहब। ये सारे के सारे तीनों अफराद मेरी खातिर हैदराबाद से चले। रात हमने ठट्टा में गुजारी और अब हम जा रहे हैं बंबोर। हमने यहाँ 3 दिन रुकना है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इन सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, राहिल आपके लिए और अली शेख आपके लिए, और नवीद साहब कम से कम इतना कर दे कि मैं और किसी को पावर क्या करना पुकारूं। बहरहाल ये बड़े अच्छे बच्चे हैं जी, मेरे बेटे हैं, क्योंकि इनकी उम्रें थोड़ी थोड़ी उम्रें हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें सलामत रखे और लंबी उम्र अता फरमाए और बहुत सारी कामयाबियां दे। मैं उस समंदर के किनारे आया हूँ। वैसे तो मैं एक छतरी के नीचे बैठ गया हूँ, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए और समंदर का नज़ारा करने के लिए। यहाँ पहले ठाठे मारता समंदर हुआ करता था, अब भी है, समंदर का ही पानी दिखाई दे रहा है आपको सामने। और तब भी ये घारो क्रीक था, अब भी ये घारो क्रीक है, लेकिन वो एक अजीमुशान बहता हुआ पानी था, ठाठे मारता हुआ था। अब बहुत सारी जगहों से खुश्क हो गया है। अली मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि सरकार, यही वो समंदर था जिसके सामने बंबोर किले का दरवाज़ा, मरकज़ी दरवाज़ा खुला करता था, और अब तो ये समंदर सिमट गया है। तो मुझे थोड़ी सी तफसील बताइए कि ये अब क्या है और पहले क्या था। सर, किसी ज़माने में यहाँ से दरिया सिंध बहता था। 13वीं सदी ईस्वी में दरिया सिंध ने रुख चेंज कर दिया। अभी जो है गारो क्रीक समुंदर की एक छोटी सी शाख है, गारो क्रीक, और यहाँ करीब जो है क्रीक के साथ में कारखाना है नमक का। यहाँ के मकामी लोगों का जो काम होता है, मछली पकड़ते हैं और दूसरा जो है नमक निकालते हैं। सर, इस समुद्र का पानी हम 3 महीने जमा करते हैं झील, फिर खुश्क हो जाता है और नमक बन जाता है। यही नमक जो ट्रक के जरिए कराची सप्लाई करते हैं, खाने वाला नमक। ठीक। और वैसे भी जब तक ये पहाड़ों से नमक नहीं निकला था ना, लोग समंदर का पानी ही इस्तेमाल किया करते थे नमक बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि लोग नमक के बगैर खाना खाया करते थे। अच्छा, और एक लुत्फ की बात, अली मोहम्मद साहब आपको ये भी बता दूं, शायद आपके नॉलेज में हो, कि नमक भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़ों ने ही दरियाफ्त किया था। जो साल्ट रेंज का इलाका जब इसने फतह किया राजा पोरस के साथ जंग से पहले, तो वहाँ इसके घोड़ों ने पत्थर चाटने शुरू कर दिए थे। तो लोगों ने आकर इसे कहा जी कि ये अजीबोगरीब पत्थर हैं कि घोड़े पत्थर चाट रहे हैं। तो इसके साथ एक बहुत दानिश्वर था यूनान का, जिसका नाम था अरस्टेंडर। अरस्टेंडर को बुलाया गया, उसे कहा गया कि ये खोज लगाओ कि घोड़े क्यों इन पत्थरों के पीछे पड़े हुए हैं, हमने इतना फासला तय किया है, तो कहीं और तो उन्होंने पत्थर नहीं चाटे। तो उसने जब चख कर देखा उसे, तो उसने कहा ये तो नमक है। तो फिर जो है वो उसकी खुदाई शुरू हुई, साल्ट रेंज बनी, और फिर मुगलों ने वहाँ से सबसे पहले तजारती बुनियादों पर नमक निकाला। अंग्रेज़ जब आए तो फिर वो नमक पूरी दुनिया में फैला। एक ज़माने में वो नमक की दुनिया में सबसे बड़ी कान थी, और अब वो दूसरी सबसे बड़ी कान है। सबसे बड़ी कान जो है वो पोलैंड में है नमक की, और दूसरी हमारे पास है। और हम उन खुश नसीब मुल्कों में शामिल हैं चंद जिनके पास मादनी नमक मौजूद है। वरना ये समंदर का जो खारी पानी है, लोग इसी का नमक पहले भी खाया करते थे और आज भी खाते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जो है वो, अच्छा, कितना इसको पानी को कितना अर्सा रखा जाता है तो नमक बन जाता है? 3 महीने। 3 महीने। तो 3 महीने में वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है नमक? जितना गर्मी पड़ेगी सेंटीग्रेड के हिसाब से नमक बन जाता है। अच्छा, 3 महीने का प्रोसेस। ठीक हो गया। अच्छा, और ये मैंग्रोव, हमने तो बड़ी बेदर्दी से काटा मैंग्रोव के जंगलात को, तो ये कैसे बच गए? सर, ये पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, अब तो ये पानी उतना गहरा नहीं होगा जितना शुरू में हुआ करता था, ये अब भी वैसा ही है? नहीं सर, अब इतना डीप नहीं है, लेकिन क्रीक कहा जाता है। क्रीक हो सकता है 40 फुट 30 फुट लगभग
होगा पानी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से मछली भी पकड़ी जाती है? जी सर, मकामी लोगों का यही काम होता है। ठीक है, या नमक बनाते हैं या मछली पकड़ते हैं। जी। ठीक है सरकार, बहुत शुक्रिया। और यही वो जगह है जो सामने का हिस्सा था अपना बम्भोर फोर्ट का। तो चलिए आइए हम बम्भोर चलते हैं, बल्कि यूँ कहें कि हम सिंध फतह करने चलते हैं, क्योंकि यही वो दरवाज़ा था। ये सामने जी जनूबी गेट दिखाई दे रहा होगा बम्भोर का, यही वो सिंध का दरवाज़ा था। इस गेट को भी बाबुल इस्लाम कहा जाता है, यानी इस्लाम का दरवाज़ा। ये सारा कीचड़ वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्थर रखे हुए हैं। ये बम्भोर फोर्ट दूर तक जो है वो इसकी फसील फैली हुई है, वो ये दिखाई दे रहे होंगे। और ये वो दरवाज़ा है जो जहाँ से सिंध की फतह का आगाज़ हुआ था, या यूँ आप कह सकते हैं कि सिंध की में इस्लाम की आमद का आगाज़ हुआ था। और मैं और अली मोहम्मद साहब सिंध फतह करने जा रहे हैं। आइए जी जनूबी दरवाजे की तरफ चलते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पथरीली ही हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद पहले की हैं या बाद में लगाए गए हैं पत्थर। ये सर ये मेन गेट था। अच्छा, नहीं, ये पत्थर जो लगे हुए हैं ये बाद में इनकी कोई थोड़ी सी दुरुस्ती की गई है? जी सर, पुराने कहते हैं। हाँ, पुराने पत्थर हैं। जो इनकी साख्त है वो मुझे बता रही है कि ये पत्थर पुराने हैं। ये जी वो दरवाज़ा कहते। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस पर लकड़ी का बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था, और उस पर जो वो खटखटाने के वो कुंडे थे वो इस्लामाबाद म्यूज़ियम में मौजूद हैं। मेरे जिन नाजरीन ने 22 लाख साल पुराना इस्लामाबाद मेरा व्लॉग देखा था, मैंने वो कुंडे दिखाए थे आपको जो दीबल के किले के दरवाजे पर लगे हुए थे। बहुत भारी कुंडे हैं, और मेरा ख्याल है कोई 1-1 टन उसका वजन होगा। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से कोई एक क्लिप लेके अपने इस व्लॉग में लगा दूँ, ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाएँ कि वो कितने भारी इसका दस्तक देने वाला कुंडा था। ये ले जी, हमने फतह सिंध का आगाज़ कर दिया। मेन गेट, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ों, सिंधी और अंग्रेज़ी में बोर्ड लगा हुआ है, और ये हम किले के अंदर आ गए। अब आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। मैंने ब्लॉग के शुरू में आपको वो मंदिर भी दिखाया था जो इस शहर की शान हुआ करता था, और जिसे गिराने के बाद इस शहर की फतह का आगाज़ हुआ था। ये क्या था? ये कोई चौकियाँ थी? जी सर, रास्ता था ये। हाँ, ये मेन गेट के साथ जो है ना, हाँ, जहाँ पे सिपाही होते थे। ठीक, जो अंदर आने वालों की मुज़ाहमत किया करते थे। ठीक हो गया। खासा फैला हुआ किला है। जी सर, कोई रकबे का अंदाज़ा है? कहते हैं कि 12-13 एकड़ रखता है इसका, या इससे ज़्यादा है? 50 से लगभग 40-50 एकड़। अच्छा, यानी 2 मुरब्बे ज़मीन है। जी। अच्छा खासा वसी है। हाँ जी। इसका मतलब है कि इसको घूमने के लिए हमें अच्छा खासा हौसला चाहिए। चलें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, आप कहते हैं कि अभी गर्मी शुरू हुई है और मुझे शदीद गर्मी लग रही है, मुझे पसीने भी आ रहे हैं, और प्यास से मेरा हलक अभी से खुश्क होना शुरू हो गया है। हमने सारा कुछ लिया, पानी में ही छोड़ा है जहाँ से हम चले थे, और अभी वहाँ पहुँचने में हमारा, यानी वापस पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। अच्छा, ये जो जंगलात नज़र आ रहा है यहाँ ताज़ा खुदाई हुई है? जी सर 2012 से डिगिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक। इटली वाले करते हैं। ठीक। तो इसमें जो है ढांचे मिले 2-3, और आइवरी की चीज़ें, हाथी दांत के जेवरात मिले हैं। अच्छा, शीशा, बर्तन, ठीक। और मुख्तलिफ चीज़ें डिगिंग से मिली। अच्छा, तो वो कहाँ है वो अपना? सर वो म्यूजियम में भी आइवरी की चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है। बर्तन हैं, सिक्के हैं। अच्छा। रिसेंटली जो मिली है ना। हाँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि बम्भोर के लोग उस दौर में भी खासे तरक्की याफ्ता लोग थे। जी। और वो ये चीज़ें बनाते थे। जी। हाथी दांत की। बिल्कुल सही। आइए ज़रा करीब से अपने नाज़रीन को दिखा दें कि ये गड़ा। अब तो खैर आपको वही मिलेगा। सर ये देखें कि मुख्तलिफ घर वगैरह मिले हैं। अच्छा। और यहाँ से डिगिंग से जो है 2012 से इटली वाले डिगिंग कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, जैसे आइवरी, हाथी दांत के जेवरात, शीशा, और बर्तन वगैरह, और मुख्तलिफ ढांचे। अच्छा, इंसानी ढांचे भी मिले हैं? कितने मिले हैं? सर 2-3 मिले इस जगह से। जी। तो यूँ लगता है कि वो लोग काम कर रहे थे जब ये शहर कहीं तबाह हुआ है। जी। ऐसी आफत आई है। बिल्कुल, ज़िलज़िला कहते हैं आया। अच्छा। या जंग लगी। ठीक है। सर अभी तक डिगिंग 25% हुई है बम्भोर की। जी। अच्छा। और ये जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में नहीं। ये जी मस्जिद और साउथ गेट यानी जनूबी दरवाज़ा, जहाँ से हमने सिंध की फतह का आगाज़ किया था, उसके दरमियान ये खुदाई की गई है। ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर पॉज करने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये इसका नक्शा है,
जो डिगिंग हुई है, और ये इस तरफ से उसका एक मंजर है जो दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, इस पर सिंधी और अंग्रेज़ी में जो तहरीर लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये वर्कशॉप थी। वर्कशॉप्स लोकेटेड इन स्मॉल रूम्स along the main south-north street. The discarded semi-finished objects and the airy offcuts credit during the process indicate the workshop was specialized in the production of a specific object like pawns and personal ornaments. आइए अब मोहम्मद सलीम प्रीजो जो बम्बोर के इंचार्ज हैं साइट के और म्यूज़ियम के, उनकी ज़बानी सुनते हैं कि बम्बोर की खुदाई कैसे हुई, ये शहर कैसे दरियाफ्त हुआ और अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है। बम्बोर की जब प्रॉपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सकेवेशन की 1958 में, तो उसके एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर बहुत सारे हमें स्पेशली 3 से 4 दौर मिलते हैं, अलग पीरियड्स मिलते हैं और बहुत सारी कलेक्शन मिली और बहुत सारे रिमेंट्स मिले हैं जो आपने विज़िट किए आज देखें जो फोर्ट के ऊपर हैं। रिमेंट्स में सबसे पहले हमें गेट मिलता है जो मेन एंट्रेंस गेट है इसका, फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया, एक शिवा टेम्पल के आसार हमें मिलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और फोर्टिफिकेशन, तकरीबन 46 बेस्टन्स है इस फोर्ट के अराउंड, एक प्रॉपर मजबूत किला था। यहाँ पर हमें जो अभी तक एक्सकेवेशन चल रही है जो 1958 में हुई थी, उसमें जो हमें कलेक्शन मिली है इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले हैं, जिसमें हमें स्पेशली 3 दौर मिलते हैं। सबसे पुराने यहाँ के रहने वाले सीथो पार्थियन मज़हब के लोग थे जो फर्स्ट BC सेंचुरी से सेकंड AD सेंचुरी तक यहाँ पर रहे। फिर उसके बाद 1 सदी के लिए सासानी भी यहाँ पर काबिज रहे हैं जो बेसिकली ईरानी थे। फिर उसके बाद हिंदू, बुद्धिस्ट और हिंदू ब्राह्मण दौर रहा 2री या 3री सदी से 8वीं सदी तक। सिंध का आखिरी किंग राजा डायर था। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया तो सबसे पहले इस किले को फतह किया और राजा डायर को शिकस्त दी। उसके बाद मुस्लिम दौर यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ पर जो आखिरी दौर है वो मुस्लिम दौर है। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक यहाँ पर मुस्लिम दौर रहा, पहले उमैयाद, फिर उसके बाद अब्बासिद दौर रहा। 13वीं सदी में ये किला अपनी हैसियत और अहमियत ख़त्म और खो चुका था। इसके जो रीज़न्स हैं वो हमें एक्सपर्ट 2 रीज़न बताते हैं। एक, दरिया सिंध 13वीं सदी तक यहाँ से टेल करता था समंदर में। 13वीं सदी में दरिया सिंध ने अपना पानी का रुख चेंज किया। यही वजह बनी, मीठे पानी की किल्लत की वजह से जर से पानी भी खारा पानी आना शुरू हुआ क्योंकि समंदर नज़दीक है, तो लोगों ने इसको अबंडन करना शुरू किया, इसको छोड़ना शुरू किया। उसके बाद कहते हैं कि एक बड़े ज़िलज़िले ने भी इसको तबाह कर दिया था। तो ये फर्स्ट BC से 13वीं सेंचुरी तक ये बिल्कुल अपने अरूज पे रहा। फिर 13वीं सदी में 13वीं सेंचुरी में ये तबाह हो गया। फिर 800 साल के बाद जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको पाकिस्तान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब इसको एक्सकेवेट किया प्रॉपर, तो हमें इससे पता लगा ये जो दौर हमने बताए थे। उसके अलावा यहाँ पर एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम बनाया गया है, तो उसमें सारी जो कलेक्शन है इसमें डिस्प्ले हैं पीरियड वाइज। अभी भी पिछले 14 साल से यहाँ पर पाक इटालियन जॉइंट इटली के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी और इटली जॉइंट एक्सकेवेशन मिशन यहाँ पर काम कर रहा है, जिन्होंने यहाँ पर न्यू डिस्कवरीज की हैं, जिसमें एक स्टीम बाथ होता है, रोमन तर्ज का एक स्टीम बाथ अरब दौर का यहाँ पर हमें मिलता है, और डाइंग एरिया मिलता है। यहाँ पर कपड़े का काम, रंग साजी का काम होता था। उसके अलावा एक बड़ा हमें 4 साल पहले एक बड़ा आइवरी का वर्कशॉप मिला, हाथी दांत की तराशी हुई चीज़ें, जिसमें ज्वेलरी, वो बहुत सारी कीमती चीज़ें बनाते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं और मज़ीद भी एक्सकेवेशन कंटिन्यू है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये क्या है? सर ये धोबी घाट का एरिया है। इसमें ये बड़े बड़े टब बने, इसमें कपड़े धोते थे, वो कपड़े कलर करते बम्बोर के जो लोग हैं जी। अच्छा, कैसे पता चला ये जो बने हुए हैं? सर ये आसार मिले हैं अच्छा। डिगिंग से जो है, ठीक है। ये बड़े तंदूर की तरह टब है बड़े। ओके, ठीक है। इससे ये पता चलता है कपड़े धोना या कपड़े को कलर करना। अच्छा, और साथ में नेचुरल लेक थी। अच्छा, हाँ, वो ये झील थी जी। और ये मेरा ख्याल है कि मीठे पानी की झील थी। उस जमाने में दरिया सिंध था। ठीक है सर 13वीं सदी ईस्वी में दरिया सिंध ने रुख चेंज कर दिया। सर पीने के लिए पानी नहीं था, इस तरह शहर उजड़ गया। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि ये इस झील में ये भर जाया करती थी ऊपर तक, और इसमें बाज़ औक़ात जो है पानी बाहर भी आ जाया करता था, जिससे बचाने के लिए कोई पुश्ता भी बनाया था उन्होंने, बंद जिसको बोलते हैं। सर उसके आसार मिलते हैं। एक अच्छा। जमाना था दरिया सिंध की ये झील थी ना। दरिया सिंध की तो 16 शाखें थी, जी। उनमें से एक शाख पर ये भी था, गारो क्रीक जिसको आप बोलते हैं। तो ये सर गारो क्रीक पीछे पीछे है वो, ठीक है।
ये अच्छा। नेचुरल लेक कहलाता नेचुरल लेक है। जी। अच्छा, अब जो ये पानी जो खड़ा है, हाँ। ये मीठा है या है। अब ये खाली? बारिश का है। बारिश का पानी है। अच्छा, तो अब लेकिन उस जमाने में तो लोग इसी का पानी पीते थे, जी सर। इसी का सैराब करते थे। अब ये किसी काम नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये वो झील है जो भंबोर के लोगों को जिंदा रखती थी जी। पानी पीने के जी लिए। सर, कहते हैं यहाँ पे ससी मिली थी धोबियों को। अच्छा, ससी का जिक्र किसी और व्लॉग में करेंगे, लेकिन ये कि चूंकि भंबोर आए हैं तो हम ससी को छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल तो हम आए हैं जी अपना मोहम्मद बिन कासिम और जी। भंबोर को फतह करने के हवाले से ससी का तज़किरा करते हैं कहीं और। ये जो ईंटें रखी हुई ये क्या है? सर आगे आपको दिखा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जो नवंबर टू दिसंबर में डिगिंग हुई है, जी जी। डिगिंग में ये चीजें दरियाफ्त हुई है। अच्छा, नेचुरल लेक। अच्छा, हाँ, लिखा हुआ है जी इस पर नेचुरल लेक, कुदरती जंग। सर ये जो है दिसंबर में डिगिंग के दौरान ये वो जगह मिली है जहाँ स्टीम रूम था, मतलब बांफ लेते थे लोग। अच्छा, यानी ये स्टीम बाथ था। जी सर जी। ओके। ठीक, यानी इतने वो तरक्की याफ्ता लोग थे कि उन्हें ये पता था कि स्टीम बाथ कैसे लेना है। जी। तो कोई भट्टियां वगैरह भी मिली हैं जहाँ पानी गर्म किया जाता था? सर ये ऐसा था ना, स्टीम रूम वगैरह, पानी भी गर्म करते थे, ठीक है। बांफ वगैरह लेते। अच्छा, ये अभी ताज़ा इटली वालों ने इटली वालों- के दौरान दिसंबर में ये दरियाफ्त। अच्छा, यानी दिसंबर 2025 में हुआ ना ये? जी। ठीक है। ये उसकी बैरूनी दीवार आ गई। जी अच्छा, ये जो है हम कौन सा हिस्सा कहेंगे? सर, ये किले का पिछला हिस्सा है, फ्रंट साइड उस तरफ। फ्रंट साइड उस तरफ है जिसे हम जुनूबी रुख कहते हैं। तो ये शुमाली रुख हुआ। जी। तो कुछ ये पता है कि इसके बुर्ज इस तरफ कितने हैं? सर ये टोटल बुर्ज नमा में भी 46 ऐसे जो गोल बने हुए ना जी जी, चारों तरफ से। चारों तरफ से 46 थे। हाँ अच्छा, और ये सारे के सारे ये बुर्ज जो है पत्थरों से और जी। गारे से जोड़े गए थे। जी ये सीढ़ियाँ तो मेरा ख्याल है बाद में बनी है ना ऊपर जाने के जी लिए, हाँ। ताकि ऊपर जाया जा सके। सर ये होल जो नजर आ रहा है ड्रेन सिस्टम था ना। अच्छा, ठीक है। यानी ये किला जो मैंने पढ़ा है वो ये था कि 19 फुट बुलंद था जमीन से। अच्छा, फसील का कुछ अंदाजा है कि कितनी ऊंची थी? जी सर। फसील का कुछ अंदाजा है कि कितनी ऊंची थी? सर अभी अंदर भी है, थोड़ा बाहर भी नजर आ रहा है। ये दीवारें देख। और लंबाई कितनी थी इसकी फसील की? 12 फुट। सर ये से लंबाई काफी है किले की। अच्छा, ये सर कुआं है पानी। अच्छा, आइए करीब से हाँ दिखा। यहाँ से वे गोलमा मोहल्लती घर कुआं। ये जी कुआं कुआं। उस दौर का। अब तो खैर मेरा ख्याल है कि खुश्क हो गया होगा, लेकिन ये भंबोर के किले के बासी जो थे यहाँ से पानी लिया करते थे। ये अब तो खैर इतना ही रह गया, लेकिन चूँकि बहुत कुछ मिट्टी के नीचे दब गया हुआ है तो यकीनी तौर पर ये और गहरा होगा और इसमें पानी निकल रहा होगा। ये आपको दीवारें दिखाई दे रही होंगी। आइए मैं करीब से दिखाता हूँ कि पत्थरों को गारे से जोड़ा गया था। ये सारे का सारा घास फूस हो गई है। सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। हर रोज़ साइड की सफाई होती है ताकि जो लोग आते हैं वो देख सके। भंबोर को देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आते, बल्कि बाहर के लोग जो सयाह हैं वो भी आते हैं। सर ये वो रूम कहलाता सेमी सर्कुलर हाउस। ठीक है, इसकी क्या खास बात थी? इसकी कहते हैं कि दीवार जो है हाँ, हाँ। आधी गोल है। अच्छा, ठीक है। तो ये किसी का घर था, महल था? ये कुएं के साथ जो है अच्छा, कुएं के साथ था। तो हो सकता है कि ये कोई बाथरूम टाइप की चीजें हों यहाँ बनी हो, रूम वगैरह। रूम वगैरह हों। सर ये जो है गेट जा रहा है ना जी जी। किले के अंदर, जो वो लोग होते थे वो इस यहाँ से पानी भरते थे ना।
ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। ये अंदर जो है सीढ़ियाँ होती थी, ये गेट होता था, वो साथ ये झील पर जाने के लिए गेट था। जी। जो पानी ज़रूरत के लिए वो लोग लाते थे वो यहाँ से भरा जाता था, और यही झील जो है उनकी ज़िंदगी का दारो मदार थी। उनकी ज़िंदगी का जो मतलब पीने के लिए पानी या ज़रूरियात के लिए पानी वो यहाँ से लिया करते थे। हम चल रहे हैं बम्बोर के बाज़ार में, पुराने बाज़ार में, यानी यूँ कह लें कि आज से 1300 साल पहले का बाज़ार। ये बाज़ार की दुकानें, अब तो खैर छोटी छोटी दीवारें बाकी रह गई हैं, वो चीज़ तो नहीं रही, लेकिन ये उसका बाज़ार था, कमर्शियल एरिया। जैसे आजकल के बड़े बड़े जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके कमर्शियल एरियाज होते हैं, उसी तरह उनका कमर्शियल एरिया था। छोटे छोटे तंग दुकानें थी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये भी तरक्की याफ्ता दौर कहलाता था। अच्छे खासे तरक्की याफ्ता लोग थे जो यहाँ रहते थे। ये मेरे दाएं हाथ को भी दुकानें नज़र आ रही होंगी आपको, और दुकानें तो क्या, अब सिर्फ छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये वो सारे हैं, ये कमर्शियल एरिया। ये अली मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं, वो मुझे एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। सर ये देखें 58 में जो है फाउंडेशन रखी है। अच्छा, ये 58 में मुमताज़ अहमद साहब ने जो है वो इसकी फाउंडेशन रखी थी, यानी जो इसकी ये डिगिंग कंप्लीट हुई थी उस वक्त, जी सर, डिगिंग स्टार्ट हुई थी। अच्छा, 1958 में। सर ये लेक का व्यू, हाँ जी, आगे जी यहाँ से आपको झील का मंजर दिखाते हैं। ये झील बुर्ज का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर का बुर्ज है। 2 हिस्सों में ये शहर आबाद था, यानी एक नीचे का हिस्सा जहाँ से हम चल कर आए हैं वो उधर सामने म्यूज़ियम है। ये झील है, खासी बड़ी झील थी उस दौर में, अब तो खैर खुश्क हो गई। छोटे छोटे इसमें मिट्टी की पट्टियाँ नमूदार हो गई हैं, पानी ख़त्म हो गया, दरिया सिंध चला गया, रूट गया यहाँ से। कहते हैं 75 किलोमीटर दूर जा चुका है दरिया सिंध, वरना दरिया सिंध इसके पहलू में बहता था। अच्छा, ये जो नीचे है ये क्या है इधर? नीचे सर ख़त्म होता है किला यहाँ से। नहीं, वो जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, जरा देखते हैं इधर भी। यहाँ किला ख़त्म हो रहा है जी। आज मैंने कोशिश की है कि आपको दिखाऊं ज़्यादा और बोलूं कम। मेरे एक व्यूवर ने लिखा था आप बहुत तेज़ बोलते हैं। सर ये मैंने कहा ये गेट था, ईस्टर्न गेट। अच्छा, ये मशरक़ी दरवाज़ा था जी किले का। जी। ये किले का ये सूरज चमक रहा ऊपर, ये मगरिब था। ये हम एक तरफ से दाखिल हुए थे और ये उसका मशरक़ी दरवाज़ा। ये मैं ज़रा करीब से अपने नाज़रीन को दिखा दूँ। ये दरवाज़ा, ये चबूतरे पर किला बना हुआ था और उसमें आने के लिए मेरा ख्याल है जो आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उस ज़माने में भी सीढ़ियाँ होंगी अंदर आने के लिए, वो सामने लिखा हुआ है। और ये एक दरवाज़ा था, 4 दरवाजे थे ना इसके। जी। एक मशरिक़ की तरफ, एक मगरिब की तरफ, एक शुमाल और एक जनूब। चलो सर आ जाए, इधर से चलने ऊपर, इधर से आ जाए। बारह सौ फुट लंबी इसकी फसील थी और 200 फुट से ज़्यादा ये चौड़ा था। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि 800 फुट चौड़ा था और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि ये 200 फुट चौड़ा था। ये सारे का सारा फिर जब फतह हुआ, सरनगू हुआ, बहुत तफसील से जिक्र है इसका। ये इधर देखिए जी, अब भी पानी नज़र आ रहा है क्रीक का, घारो क्रीक। ये समुद्री इलाका था सारे का सारा, अब भी है, लेकिन अब समंदर भी दूर चला गया और दरिया भी रूठ गया। अब यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन आपको विंड टर्बाइंस लगी हुई ज़रूरत नज़र आ रही होंगी, जो हवाई चक्कियाँ हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है। इस इलाके में, साहिली इलाकों में चूँकि हवा ज़्यादा चलती है, लिहाजा जो विंड टर्बाइंस हैं वो यहीं इन्हीं इलाकों में, ज़िला ठट्ठा में सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। कुछ जंबीर के मकाम पर हैं, कुछ यहाँ हैं, जंगशाई में है। ये सारे की सारे विंड टर्बाइंस
इधर आई गई हैं। ये सारे के सारे घर हैं जी उनके पुराने। जी सही। सर, ये वो कमरा है जहाँ खुदाई के दौरान चूने का फर्श मिला था, ठंडा कमरा रहता, अमीर लोग यूज करते थे। अच्छा, चूने का फर्श। उसके आसार हैं अब भी चूने के फर्श के। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा, ये इसका चूने का फर्श था। तो इसकी छत भी थी? नहीं, छत नहीं थी। छत नहीं मिली, बाकी फर्श मिला है। अच्छा, छत यकीनन होगी, खत्म होगी, खत्म हो गई, लकड़ी की छत होगी जो खत्म हो गई। अच्छा जी, एक मिनट। छोटा सा कमरा है, लेकिन कहते हैं जी कि उस ज़माने में, अच्छा यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है इस वक्त भी, जब हमारे ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ हीटर चल रहे हैं, यहाँ पंखे चल रहे हैं, और मुझे अब भी गर्मी में महसूस हो रही है, पसीने आ रहे हैं, सांस फूट रही है। ये करीब से मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, जब मैंने चक्कर काटा, मगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, जिसे ठंडा कमरा कहा जाता था बम्भोर फोर्ट का। सर, अभी दिसंबर में डिगिंग के दौरान ग्रेवयार्ड मिली है, इटली वालों, कब्रिस्तान मिली है। अच्छा, ये भी पिछले साल मिला है? जी। अच्छा, यहाँ कब्रें मुसलमानों की हैं? जी सर। अच्छा, 10 से 12 ढांचे मिले, ढांचों का मुंह काबे की तरफ था। अच्छा, मुसलमानों का कब्रिस्तान। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो लोग आए थे और फिर 13वीं सदी तक जो लोग यहाँ आबाद रहे, उनके ढांचे यहाँ से मिले हैं, यानी ये कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। आइए मैं करीब से भी दिखाऊँ कब्रिस्तान आपको। जी जी, कब्रों के निशान आए तो वो अरब से इराक, शाम, अरब, जिसे आज हम अलग अलग मुमलिकतों के हवाले से जानते हैं, उस ज़माने में अरब एक ही हुआ करता था। हाँ, लेकिन चूँकि मिट्टी उनकी यहाँ लिखी हुई थी, लिहाजा वो यहीं आकर दफन हुए। ये कब्रिस्तान था बम्भोर का। पीछे बुर्ज नज़र आ रहा है। हाँ, 46 में से एक बुर्ज। या भी आपको सामने पानी दिखाई दे रहा होगा। अब भी आसार बताते हैं कि कभी कम से कम इसके 3 अतराफ पानी हुआ करता था, दरिया का, समंदर का, और अब वो सारे का सारा खुश्क हो गया हुआ है। टीले हैं, रास्ते हैं, जली हुई घास है जो गर्मी की शिद्दत से जल जाती है, और धूप तेज़ पड़ती है इस पर। जैसे हम इंसानों को जलाती है धूप, इसी तरह इस घास को भी जला देती है। और ये इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। बम्भोर का किला जो कभी ज़िंदगियों की राहनाइयों से भरपूर हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया हुआ है। ये जली हुई घास पुराने दौर के किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए बाकी रह गई है। इस घास के नीचे क्या क्या दफन है, कौन कौन से राज हैं, कोई नहीं जानता। बम्भोर आबाद हुआ, इसने अपना अरूज हासिल किया और फिर दूसरे शहरों की तरह तबाह हो गया। लेकिन इसके तबाह होने और इसके वीरान होने के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। मसलन सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले सरबराह थे, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका कहना है कि 1256 ईस्वी तक बम्भोर या दीबल ये ख़त्म हो चुका था। इसी तरह डॉक्टर F.E. खान, जिन्होंने यहाँ खुदाई की, उनका भी ये कहना है कि ये 13वीं सदी ईस्वी में बर्बाद हुआ, यानी ख़त्म हुआ। 1333 ईस्वी में मशहूर सयाह, मुसलमान सयाह इब्ने बतूता ठट्टा आए थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बम्भोर देखा था, लेकिन बम्भोर 14वीं सदी में मौजूद नहीं था। लिहाजा मुमकिन तौर पर इब्ने बतूता ने जिस शहर का दौरा किया वो ये तो लहड़ी बंदर होगा या फिर ठट्टा शहर खुद होगा, वो ये नहीं था। अच्छा, डॉक्टर F.E. खान जो उन्होंने अपनी तहकीक की है, वो ये कहते हैं कि बम्भोर किसी बहुत बड़ी जंग के नतीजे में तबाह हुआ।
उनका कहना यह है कि यहाँ से खंजर के टुकड़े मिले हैं, जो तीरों की जो नोकें हैं वो जो ढांचे मिले हैं उनमें चुभी हुई थी, लोगों के सर कलम किए हुए थे, उनके जिस्मों पर जख्म के निशान हैं, जगह जगह बर्तन टूटे हुए हैं, मकानों का मलबा जला हुआ है। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि इसे जलालुद्दीन मोहम्मद खारदम शाह ने तबाह किया था, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि 24 नवंबर 1221 ईस्वी को जलालुद्दीन मोहम्मद खारदम शाह ने दरियाए सिंध के किनारे घोड़ा तरफ के मकाम से दरियाए सिंध को अबूर किया। अपना घोड़ा 33 फुट या 30 फुट ऊंची चट्टान से दरिया में छलांग लगाई। उसका विलाग घोड़ा तरफ के नाम से मौजूद है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वो लोग देख सकें। उसके बाद वो यहाँ दाखिल हुआ। उसका जो इरादा था वो ऐसा नहीं था कि वो यहाँ कोई हुकूमत कायम करना चाहता था, बल्कि वो तो मंगोलों का सताया हुआ था और उनसे छुपता फिर रहा था। उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि वो दिल्ली सल्तनत उस वक्त मौजूद थी कि दिल्ली सल्तनत उसे पनाह दे दे और वो यहाँ क़याम कर ले। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे ख़ानदान गुलामा, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो मंगोलों के हमलों का सामना करते या मंगोलों से दुश्मनी मोल लेना चाहते। ख़ारदम शाह ने यह किया कि सिंध और पंजाब के छोटे छोटे जो सरदार थे उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ी, कुछ हिस्सों पर उसने कब्ज़ा भी किया, अपनी अमलदारी भी कायम की, लेकिन इस बात की कोई शहादत नहीं मिलती कि वो हमले करता हुआ या फतूहात करता हुआ सिंध की साहिली पट्टी या जनूबी इलाके और ख़ासतौर पर बम्बोर तक पहुँचा। लिहाजा इस बात का कोई इम्कान नहीं कि जलालुद्दीन मोहम्मद ख़ारदम शाह ने बम्बोर को फतह किया, इसे जलाया, तबाह किया या यहाँ कत्लेआम किया, बल्कि बम्बोर की तबाही या दीवल की तबाही जो अब यहाँ जो अब तहकीक हो रही है उसके मुताबिक या तो किसी बहुत बड़े ज़लज़ले के नतीजे में तबाह हुआ, क्योंकि यहाँ से जो खंडरात में से बाकियात मिली हैं वो वर्कशॉप में काम करते हुए लोगों की भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें खंजर लगे या तीरों के ज़ख्म लगे, बल्कि वो यूँ लगता था कि काम कर रहे थे और कोई कुदरती आफत आई जिसके नतीजे में बम्बोर तबाह हो गया। दूसरा जो इसके बारे में एक नज़रिया पेश किया जाता है वो ये किया जाता है कि दरिया सिंध यहाँ से मुँह मोड़ गया, अब यहाँ से 70-75 किलोमीटर के फासले पर बहता है। जैसे ही दरिया यानी पानी ज़िंदगी है। दुनिया की जो 4 बड़ी तहजीबें हैं उनमें सबसे पहली मेसोपोटामिया, उसने दरियाए दजला और फरात के दरमियान जन्म लिया। दूसरी तहजीब वादी सिंध की तहजीब है जिसने दरिया सिंध के किनारे जन्म लिया। तीसरी तहजीब जो है वो मिस्री तहजीब जिसने दरिया नील के किनारे जन्म लिया। और चौथी तहजीब चीनी तहजीब है जिसने दरिया जर्द उसके किनारे जन्म लिया। तो ये दरिया जो है वो असूली तौर पर पानी देता था और ये ज़िंदगी की निशानी होता था। तो जब बम्बोर से दरिया ने रुख मोड़ा या वो नाराज़ हुआ तो फिर बम्बोर भी उजड़ गया। बम्बोर में वो रौनकें बाकी नहीं रही, खंडरात में तब्दील हो गया। बाज़ जगहों पर यह भी लिखा हुआ है कि इसकी जगह एक छोटा सा गाँव भी आबाद हुआ था बम्बोर के नाम पर, लेकिन वो फिर गाँव भी ख़त्म हो गया और अब यहाँ सिर्फ खंडर बाकी रह गए हैं जिन्हें देखने के लिए मैं इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ आया हूँ। और ये खंडर भी ऐसे हैं कि हम इसके बावजूद कि इस बात को कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, हमने चाँद तक का फासला तय कर लिया, सूरज तक की पैमाइश कर ली, बहुत से सैयारे हमने नए दरियाफ्त कर लिए, लेकिन हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि ये मकाम जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका नाम दीवल था या बम्बोर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।